वेलकम बैक टू अकेडमिया बायोलॉजी एंड इट्स मी सचिन अंतिल। तो लास्ट टाइम हमने किया था एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन कि इवोल्यूशन को लेकर जो थ्योरीज दी गई थी उनमें क्या क्या कहा गया था। तो शुरू करते हैं सबसे पहली थ्योरी से, जो कि आपकी थी लेमार्क्स थ्योरी। लेमार्क्स थ्योरी, जिसको लेमार्क नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, या फिर इसको बोला जाता है लेमार्किज्म। लेमार्क पब्लिश्ड हिज थ्योरी इन philosophy zoologique। तो इसमें लेमार्क ने अपनी थ्योरी को पब्लिश किया था। तो जो थ्योरी थी इसमें क्या था, इसका मानना क्या था। इट इज पॉपुलरली नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इस थ्योरी को मेनली इस नाम से भी जाना जाता है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, या फिर जो इसका मेन पॉइंट भी था। तो इस थ्योरी में क्या था, एनी चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन in an individual acquired during its lifetime under the effect of changing environment are passed on to its offspring। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है, उसमें चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ उसकी बॉडी ऑर्गन्स में कोई चेंज आता है, वो चाहे स्ट्रक्चरल चेंज हो या फिर फंक्शनल चेंज हो, तो वो चेंज उसके ऑफस्प्रिंग में भी पास होता है। ये इस थ्योरी में कहा गया था। एंड इस थ्योरी में ये कहा गया है adaptations are the means of evolutionary modification। evolutionary modifications कि चेंजिंग इन्वायरमेंट में खुद को कंपेटिबल करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो चेंज आते हैं या वो खुद को अडॉप्ट करता है, वही अडॉप्टेशंस आपकी एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशंस को बनाती हैं, फॉर्म करती हैं। ये इस थ्योरी का मानना था। तो देखो जो इसके मेन पॉइंट्स थे वो देखते हैं। 4 मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी। तो इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट थे एक बार वो देखते हैं। फर्स्ट आता है आपका इंटरनल वाइटल फोर्स। तो इंटरनल वाइटल फोर्स क्या था कि इसमें ये बताया गया था कि जो आपके बॉडी ऑर्गन्स या जो आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी बॉडी के, वो कॉन्टिन्यूअसली साइज में इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। वो एक इस इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से हो रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ अंदर एक इंटरनल वाइटल फोर्स करके कुछ है जिसकी वजह से आपकी बॉडी की ग्रोथ या फिर उसकी डेवलपमेंट होती है। देन सेकंड पॉइंट आता है इसका यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। मतलब यूज एंड डिसयूज में क्या था आपका, यूज एंड डिसयूज। तो यूज एंड डिसयूज में ये था कि जिस ऑर्गन को आप यूज करोगे वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, आपका डेवलप हो जाएगा। वो ऑर्गन तो आपका डेवलप हो जाएगा, और जिस ऑर्गन को आप यूज नहीं करोगे वो आपका डीजनरेट हो जाएगा। डीजनरेट। तो ये आपका यूज एंड डिसयूज था। देन इसके बाद थर्ड आता है आपका इफेक्ट ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड नीड्स। तो देखो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो चेंजिंग इन्वायरमेंट आपके सभी ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से
आपका जो ऑर्गेनिज्म उसकी नीड्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी, या फिर जो उसकी डिजायर्स होंगी अपनी बॉडी के लिए वो चेंज हो जाएंगी। मतलब वो किसी तरह से अपनी बॉडी को चेंज करना चाहेगा जिसके सो दैट ही कुड बी मच कंपेटिबल विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। खुद को बदलते हुए वातावरण में डालने के लिए ऑर्गेनिज्म खुद को चेंज करेगा, अडॉप्ट करेगा। तो ये आपका आता है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट। देन लास्ट आता है आपका inheritance of acquired characters। inheritance of acquired characters यानी कि यूज एंड डिसयूज की वजह से या फिर इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट और नीड्स की वजह से जो एक इंडिविजुअल के ऑर्गन्स में जो चेंज आता है वो उसके ऑफस्प्रिंग को पास ऑन हो जाता है। मतलब under the effect of use and disuse of organs, changing environment and needs, the change that occur in the body organs of an individual, these changes will pass on to its offsprings। तो जितने चेंजेस उस इंडिविजुअल में आएंगे वो उसके ऑफस्प्रिंग को पास ऑन हो जाएंगे। और जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन वो चेंजेस पास होंगे, वो चेंजेस इतने ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे दैट दीज चेंजेस विल फॉर्म न्यू स्पीसीज। तो इसकी वजह से आपकी नई स्पीसीज फॉर्म हो जाएंगी। तो देखो इसमें एग्जांपल देखते हैं लेमार्किज्म के जो इसको सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट इज हॉर्स। देखो जो आपका हॉर्स है उसका जो पहले साइज था वो बहुत छोटा था, एक शिप के साइज का हॉर्स आपका होता था, और जो उसकी लेग्स होती थी वो काफी सॉफ्ट होती थी और छोटी होती थी साइज में। जब वो ग्रासलैंड में रहता था तो उसकी कंडीशन ये थी कि सॉफ्ट लेग्स थी एंड शॉर्ट थी वो लेग्स। बट जैसे जैसे उसका जो एटमॉस्फेयर था, जो उसकी सराउंडिंग थी, चेंज हुई, वो दूसरी जगह पे पहुंचा तो वहां पे अडाप्ट होने के लिए उसकी जो लेग्स थी वो लंबी हो गई और जो उनमें डिजिट्स थी उनका डिजिट्स का नंबर कम हो गया। तो ये आपका हॉर्स हो गया। देन सेकंड एग्जांपल आता है आपका जिराफ। तो देखो जिराफ के बारे में क्या कहा जाता है कि जिराफ की गर्दन मान लीजिए कुछ इस तरह से थी छोटी, ये कुछ इस तरह से आपका जिराफ था। तो उस टाइम पे जब ग्रासलैंड पे था बहुत उसके लिए फूड अवेलेबल था तो उसकी गर्दन छोटी थी। बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया और जो उसका फूड की अवेलेबिलिटी थी वो धरती पे कम होती चली गई, तो अपने भोजन को, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए उसने खुद की गर्दन को अडाप्ट करना शुरू किया उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। जैसे जैसे खाना और ऊपर पहुंचा, नीचे खत्म होता गया, तो उसकी गर्दन और ज्यादा लंबी होती चली गई। तो ये आपका आता है जिराफ का एग्जांपल। एंड इसी तरह से जो आपके स्नेक्स होते हैं, जो आपके पहले स्नेक्स होते थे उनमें क्या होते थे, लिम्स होते थे, उनके मौजूद होते थे लिम्स। तो उन्होंने उन लिम्स को यूज नहीं किया, तो जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता गया और जो लिम्स का यूज था उन्होंने नहीं किया तो लिम्स उनके खत्म होते चले गए, डिसअपीयर हो गए, ताकि उनका जो लोकोमोशन है वो लिम्बलेस लोकोमोशन हो सके। तो ये आपके हो गए एग्जांपल लेमार्क के। फिर इसके बाद देखो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ऑगस्ट विजमैन। उन्होंने लेमार्क को क्रिटिसाइज किया और उसी क्रिटिसिज्म में उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म या फिर जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो सेकंड है आपकी जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी, तो जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? दिस वाज गिवन बाय ऑगस्ट विजमैन। एंड ये थ्योरी किसको क्रिटिसाइज कर रही थी? क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्क। ये लेमार्क को क्रिटिसाइज कर रही थी। तो उसने जो आपका जो विजमैन था उस साइंटिस्ट ने क्या करा, उसने कुछ रैट्स लिए, उन रैट्स की टेल को कट कर दिया उसने। एंड टेल को कट करने के बाद उन्होंने ब्रीड करवाया नियर अबाउट 22 से 23 जनरेशन तक। बट टेल कट करने के बावजूद भी जो नए रैट पैदा होते, जो प्रोजेनी पैदा हो रहे थे, उनमें सबकी पूंछ थी। तो उसमें क्या था, उस थ्योरी को लेके उन्होंने एक चीज बताई कि हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स
एंड दूसरे जर्म सेल्स। तो उनका क्या था कि जो चेंजेस आपके सोमेटिक सेल्स में होते हैं वो चेंजेस ऑफस्प्रिंग को पास नहीं होते, बल्कि जो चेंजेस आपके जर्म सेल्स में होते हैं वो आपके ऑफस्प्रिंग को पास होते हैं। तो यही उनकी थ्योरी में जो मेन पॉइंट था यही था आपका कि जो आपके जर्म सेल्स के चेंजेस है वो आपके ऑफस्प्रिंग को पास हो जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल भी देखने को मिला। एक क्या कई एग्जांपल इसके देखो, जो भारतीय महिलाएं वो अपने नाक और कान को छिदवाती हैं, तो अगर जो सोमेटिक सेल्स में होने वाले चेंजेस पास ऑन होते तो जो औरतें हैं उनके जो बच्चे पैदा होते उनके सबके नाक में यहाँ पे होल होता और कान में भी होल होता, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ और भी इसके एग्जांपल्स है। सिंपली आप एग्जांपल ले सकते हो, किसी का कोई जो बंदा जो जिम जाता है जिसकी अच्छी खासी मसल्स है, बट जरूरी नहीं है कि जो उसके ऑफस्प्रिंग उसके जो बच्चे पैदा होंगे उनकी मसल हो। तो अगर ये होता कि लैमार्क वाली बात सच होती कि जो पेरेंट्स से सारे कैरेक्टर्स हैं वो ऑप्शन में पास होते, तो एक बॉडी बिल्डर के बच्चे भी बॉडी बिल्डर ही पैदा होते, बट ऐसा नहीं है। तो ये कुछ आपके क्रिटिसिज्म में, आपके जर्म थ्योरी में, जर्म प्लाज्म थ्योरी में आपके एग्जांपल्स थे। फिर इसके बाद आपकी थर्ड थ्योरी आती है डार्विन्स थ्योरी। डार्विन्स थ्योरी, या फिर जिसको नाम दिया जाता है डार्विनिज्म। तो देखो डार्विनिज्म में क्या था, जो सबसे फिट होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसमें दिया गया था कि मतलब जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा फिट है वो बच जाएगा, जो अनफिट है वो खत्म हो जाएंगे। तो इसमें क्या था कि नेचर, ये फिट और अनफिट नेचर सिलेक्ट करता है। तो जो डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी, दिस थ्योरी वाज गिवन, he proposed his theory in, he published his theory in origin of species। origin of species नाम की एक बुक थी, उसमें अपनी थ्योरीज को इसने प्रपोज किया, पब्लिश किया, नॉट प्रपोज्ड। तो इसमें उसने अपनी थ्योरीज को पब्लिश किया। तो जो इसके जो मेन पॉइंट थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं? डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स, डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स, कि सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंसेस होते हैं उन्हीं को हम वेरिएशंस बोलते हैं। तो यह इसका फर्स्ट पॉइंट था। देन इसके बाद सेकंड क्या आता है? इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, कि जो वेरिएशंस होते हैं उनमें से जो आपके इंपॉर्टेंट या फिर जो सही जो वेरिएशंस होंगी उनको नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर दिया जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस, कि जो यूजफुल जो चेंजेस होंगे इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर जो वेरिएशंस होंगी उनको अगली जो जनरेशन होगी उनमें उनको पास ऑन कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज या फिर जनरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज मतलब जैसे जैसे वेरिएशंस जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाएंगी वो एक्यूमुलेट होकर नई स्पीसीज को फॉर्म कर देंगे। फिर इसके बाद जो आपका लास्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका फोर्थ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स में ये वेरिएशंस आ जाएंगी चेंजिंग इन्वायरमेंट को देखते हुए उसके साथ वो अडाप्ट होके वो तो बच जाएंगे, बट जो अडाप्ट नहीं हो पाएंगे, जिनमें वेरिएशंस नहीं आ पाएंगी, वो ऑर्गेनिजम्स आपके खत्म हो जाएंगे। तो यही इस थ्योरी में मेनली कहा गया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपका आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब कि जो एक स्पीसीज के जो कॉमन आपके जो ऑर्गेनिज्म होंगे, सेम ऑर्गेनिजम्स होंगे, द इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीसीज विल कॉम्पीट फॉर द सिमिलर रिक्वायरमेंट्स।
तो जो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज से बिलोंग करते होंगे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, फूड के लिए रिक्वायरमेंट या फिर जो रहने के लिए शेल्टर की जो रिक्वायरमेंट, स्पेस की जो रिक्वायरमेंट है वो उनकी सिमिलर होगी, जिसके लिए वो कॉम्पीट करेंगे। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, लैक ऑफ फूड एंड स्पेस। देन आपका 6th पॉइंट आता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन या फिर एनॉर्मस मल्टीप्लिकेशन करके एक पॉइंट आता है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी कॉन्टिन्यूटी को, अपनी जो मतलब उनकी जो लाइफ लाइन है उसको कंटिन्यू करने के लिए। तो ये आपके 6 आपके मेन पॉइंट थे जो आपकी डार्विनिज्म के अंदर आते हैं। इसके बाद जो आपकी लास्ट रह जाती है वो आपकी आती है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी वेराइज। Fourth is your mutation theory of ह्यूगो डी वेराइज। तो ये थ्योरी ह्यूगो डी वेराइज नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो उसके अकॉर्डिंग म्यूटेशंस क्या थी? म्यूटेशंस आर द स्टेबल सडन इनहेरिटेबल चेंजेस दैट ऑकर इन एन इंडिविजुअल, कि किसी ऑर्गेनिज्म में जो एकदम से बदलाव आते हैं वो स्टेबल भी होते हैं एंड बहुत कम टाइम के अंदर वो पैदा हो जाते हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं म्यूटेशंस। और जो एक डच बोटेनिस्ट थे, इन्होंने अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी वो एक प्लांट पे की थी, ओइनोथ्रिया लेमार्कियाना। तो इसी प्लांट पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्हीं एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन हुई थी उसी के बेसिस पे इसने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। तो उसने म्यूटेशन को डिफाइन किया था सडन स्टेबल इनहेरिटेबल चेंजेस दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट्स आर नोन एज म्यूटेशंस, कि मतलब वो चेंजेस जो एकदम से आ जाते हैं और इनहेरिटेबल होते हैं बट जो पेरेंट होते हैं उनमें वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं म्यूटेशंस। और फिर जो ये म्यूटेशंस होते हैं उन म्यूटेशंस में से कुछ म्यूटेशंस तो आपकी होंगी यूजफुल, जिनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा बाय नेचर, जो कि पास ऑन हो जाएंगी, और कुछ आपकी जो म्यूटेशंस होंगी वो आपकी होंगी लीगल, इन म्यूटेशंस को रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये आपका आता है ह्यूगो डी वेराइज की म्यूटेशन थ्योरी के अंदर। तो देखो अब यहाँ पे एक डिफरेंस और आता है। जो लेमार्क था उसने तो बताया था कि जो आपका एवोल्यूशन है, जो वेरिएशंस है वो बहुत धीरे धीरे होती हैं, जो कि काफी स्लो प्रोसेस है। बट जो आपके ह्यूगो डी वेराइज की म्यूटेशन थ्योरी में उसने बताया कि जो म्यूटेशंस है वो सडनली होती हैं। तो ये इनके दोनों के अलग अलग पॉइंट्स थे। तो इसी के साथ हमारी जो 4 थ्योरीज हैं एवोल्यूशन की वो कंप्लीट होती हैं। जो नेक्स्ट अपनी मॉडर्न थ्योरी या फिर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन उसको हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। So guys, thank you for watching me carefully. Stay tuned for the next one.